आप देख रहे हैं एवन मुशायरा मीडिया पर। कि इस शेर के साथ आपको डाइस पे बुलाता हूं कि जब भी मिलता है वो अंदाज जुदा होता है, चांद 100 बार भी निकले तो नया होता है। या फिर ये कहें कि नफरत की दीवार गिरा कर छोड़ेंगे, अमन वफा के फूल सजा कर छोड़ेंगे, मंदिर से हो प्यार हो मस्जिद का सम्मान, ऐसा हिंदुस्तान बनाकर छोड़ेंगे। किसी जमाने में कृष्ण बिहारी नूर ने कहा था कि आओ सारे मसले इस रोशनी में हल करें, कुछ तुम भी जिम्मेदार हो कुछ हम भी जिम्मेदार हैं, तुम भी अपने हाथ के सारे पत्थर फेंक दो, हम भी सब कुछ भूल जाने के लिए तैयार हैं। इसी के साथ मैं डाइस पर स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं हमारे मुख्य वक्ता जनाब कमल नयन पांडे जी का। आप दोनों हाथ उठा करके तालियों में की गड़गड़ाहट से और अपने शोर से हमारे मुख्य वक्ता को आप इस्तकबाल करें। और उनकी तारीफ जितनी की जाए उतनी कम है। हमारा मुंह और हमारी जबान हमारी समझ उनको बताने के लिए छोटी पड़ेगी, जाहिर सी बात है, लेकिन आप इस तरह से आप कमल नयन पांडे जी को नहीं सुन सकते हैं। एक बार दोनों हाथ जिस तरह आप उठाते थे उठाइए और शोर मचाइए और एक बार जोरदार तालियों से इस्तकबाल कर दिए डाइस पर जनाब कमल नयन पांडे जी। और अब आपके दरमियान कोई हायल नहीं है, आप हैं, डाइस है और कमल नयन पांडे जी। बहुत बहुत शुक्रिया। सम्मानित मंच, प्रबंध तंत्र के पदाधिकारीगण, सदस्यगण, आयोजक मंडल के साथियों और इस शिक्षण संस्था के सम्मानित अध्यापक भाइयों, अध्यापिका बहनों, प्रिय छात्र छात्राओं, उपस्थित अतिथिगण, सम्मानित नागरिकगण, मैं जब किसी विद्यालय के कार्यक्रम में जाता हूं तो सबसे पहले मैं देखता हूं कि किसी भी विद्यालय का जो परिणाम है वह विद्यार्थियों की उपलब्धि है। और इस पंडाल में बैठे हुए हर छात्र के चेहरे पर मुझे एक खिला हुआ फूल नजर आ रहा है। यही फूल बताता है कि बच्चों की देखभाल, उनकी शिक्षा दीक्षा कैसे की गई है। आज ये कार्यक्रम केवल एक विद्यालय का कार्यक्रम नहीं है, आज यहाँ एक भारत की झांकी है। वह भारत जिसकी गंगा जमुनी तहजीब को तोड़ने की कोशिशें होती हैं, साझा संस्कृति को तोड़ने की कोशिशें होती हैं, लेकिन जब तक नूर इंटर कॉलेज जैसी शिक्षण संस्थाएं हैं, हमारी गंगा जमुनी तहजीब पर, हमारे संविधान पर, हमारे लोकतंत्र पर, हमारे सामाजिक साझा जीवन पर कभी कोई आंच नहीं आ सकती। एक तरफ वो ताकते हैं जो आज 10 वर्षों से कपड़ों से पहचानने की बात करते हैं, बटन दबाओ तो शाहीन बाग तक करंट जाए बात करते हैं, लेकिन ये जनता, हिंदुस्तान की जनता कभी अपनी गंगा जमुनी तहजीब को टूटने नहीं देगी। यह वह दिया है। एक खुमार बाराबंकी का शेर है कि हवा को बहुत सरकशी का नशा है, वो हवा नफरत की दुर्गंध फैलाना चाहती है। हवा को बहुत सरकशी का नशा है, मगर यह न भूले दिया भी दिया है। यह दिया, इस दिए की रोशनी हमेशा हमारी साझा संस्कृति को बनाए रखेगी। नन्हे बच्चे केवल इतना समझ लें, साझा माने एक दूसरे से तालमेल करना, एक दूसरे की मदद करना, एक दूसरे की मदद लेना, और यही विद्यालय में सिखाया जाता है। आप पूरे भारत की परंपरा का पाठ पढ़ लीजिए, पूरे भारतवर्ष के इतिहास का पाठ पढ़ लीजिए।
जब ये मुल्क छोटी मझोली बड़ी रियासतों में बंटा था, ये जातियों में बंटा था, राजतंत्र में बंटा था, सामंती कुचेष्टाओं में बंटा था, ये धर्म के आधार बंटा था, ये देश कमजोर हुआ, ये देश गुलाम हुआ और बड़ी लड़ाई लड़ी गई। मौलाना उस्मान साहब की मौजूदगी में कई बार मैंने कहा है कि 1857 में बड़ी कुर्बानियां दी गई थी। बड़े रणभक्त, बड़े देशभक्त, बड़े रणबांकुरे थे, लेकिन यह मुल्क चूंकि एक नहीं था, इसलिए 57 जिसको प्रथम मुक्त संग्राम कहा जाता है, वहां हमारे क्रांतिकारी हार गए क्योंकि उनके साथ देश की जनता नहीं खड़ी थी। इतिहास से हमेशा सबक लेना चाहिए। 1857 की इस पराजय के बाद वो गांधी रहे हों, भगत रहे हों, सुभाष रहे हों, गरम दल, नरम दल, सभी लोगों ने कहा कि हम 1857 क्यों हारे। वो इसलिए हारे कि इस पूरे देश की जनता कि हम एक भारत की खानदान हैं, हम एक भारत के परिवार के हैं, हम सब भारतवंशी हैं, भारत की जमीन में रहते हैं, ये भावना नहीं थी। देश बटा था, हम 57 में हार गए। तब पूरे देश में गांधी दौड़ते हैं, सुभाष दौड़ते हैं, और जो लोग गांधी सुभाष को वार लड़ाने की बात कर रहे हैं, कभी जर्मनी में सुभाष का भाषण सुनिए। सुभाष ने कहा कि ये सुभाष और भगत के वश की बात नहीं है कि भारत को एक कर देते। ये वो गांधी था जिसने चुटकी बजा करके भारत को एक किया, क्योंकि वो बैरिस्टर गांधी एक गांव के गरीब आदमी की तरह आधी धोती पहनता था और आधी धोती ओढ़ता था। तो आज मैं इस जमीन के जर्रे जर्रे को सलाम कर रहा हूं, क्योंकि यहाँ अध्यापकों में भी हिंदू मुसलमान दोनों तकरीबन बराबर संख्या में हैं। यहाँ जो बच्चे हैं, पढ़ने वाले हमारे बच्चे बच्चियां हैं, उसमें हिंदू भी है, मुसलमान भी है। तुम कहां तक नफरत का माहौल बनाओगे जब हमारी जिंदगी में हमने स्वाद चख लिया है कि जहां सुमति तहां संपत्ति नाना और जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। ये मैंने भूमिका में इसलिए बात कही क्योंकि हमारे बच्चों ने जो चमन पर गाया है वो दिल जीत लिया है, तो उनसे प्रभावित होकर ये बात मैंने रखी है। ये चूंकि शिक्षा का कार्यक्रम है, मैं एक दो बात उस पर करना चाहूंगा। किसी भी संस्था में जब हम वार्षिक महोत्सव मनाते हैं, वार्षिकोत्सव मनाते हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि एक वर्ष में हमारे अध्यापक मंडल ने हमारे छात्र मंडल को क्या सिखाया और क्या पढ़ाया। वार्षिकोत्सव के दिन उसकी एक झांकी पेश की जाती है, वो तकरीर देता है, वो गीत गाता है। आप जानते हैं कि जो संगीत में डूबता है वो किसी जाति और संप्रदाय का नहीं होता, वो स्वयं एक आत्मा हो जाता है। एक हमारे यहाँ पाडिन हुए हैं जिन्होंने संस्कृत के व्याकरण की खोज की। स्वर केवल तो होता था, ह्रस्व और दीर्घ, लेकिन जब ओम लिखते हैं, इसको हमारे हिंदू भाई ज्यादा जानेंगे, मुस्लिम भाई भी जान लें कि ओ लिखा जाता है, फिर तीन लिखा जाता है और फिर माँ लिखा जाता है। माने ओ को 3 बार बुलाओगे तो उसको प्लुत स्वर कहा जाता है। उसी की खोज पाडिन कर रहे थे। एक शेर आता है और वो व्याकरण की तलाश में थे। लोग कहते हैं कि अरे महर्षि, अरे पाडिनी बचो, शेर आ रहा है, लेकिन इतना डूबे थे वो अपनी शोध में, अपनी साधना में, शेर खा गया और उन्होंने संस्कृत का एक व्याकरण रच दिया। तो ये बच्चे हमारे जो संगीत पेश कर रहे थे, नृत्य पेश कर रहे थे, आप लोग अभिभावक गण भी जान लें कि यही वास्तविक शिक्षा है। क्योंकि बच्चे जब नृत्य करते हैं तो एक लय है कि हमारा ताल कैसे हो, हमारे हाथ कैसे उठे, हमारी देह की गति कैसे हो, और जब वो संगीत करते हैं तो अपने कंठ की गति को वो देखते हैं। अब मैं एक दो बात आपसे शिक्षा पर करना चाहूंगा। पहली एक बात आप जान लीजिए, हमारे कुछ अभिभावक, कुछ अध्यापक
डंडे के भरोसे विद्यार्थियों को बैठालते हैं। मेरा एक पोता जो पढ़ने में बड़ा ब्रिलियंट है, लेकिन चस्का लग गया मोबाइल का। जब उसकी माँ डंडा मार के बैठालती थी तो किताब खोलता था, बीच में मोबाइल रखता था और कार्टून देखता था। आप डंडे से मार मार के किसी घोड़े को तालाब के पास तो ले जा सकते हो, लेकिन वो घोड़ा पानी तभी पिएगा जब उसके अंदर प्यास लगी होगी। तो बच्चों को भविष्य का सपना दिखाइए, बच्चों को बताइए कि पढ़ने लिखने का नतीजा क्या होता है। पढ़ने एक भूखा आदमी तब तक बच्चों खाने की तलाश करेगा, तुम्हें भूख लगती है तो बेचैनी में तब तक खाना तलाशोगे जब तक भोजन मिल न जाए, खा न लो, तृप्ति न हो जाए। एक प्यासा आदमी तब तक पानी की तलाश करेगा जब तक पानी न मिल जाए। तो उसी तरह ज्ञान की भूख पैदा करो, प्यास की भूख पैदा करो। तो जब ज्ञान की भूख, ज्ञान की प्यास पैदा होगी तो बच्चा तब तक संतुष्ट नहीं होगा, वो अध्यापकों के घर जाएगा सीखने के लिए। ये एक बात मैं कहना चाहता हूँ। दूसरी बात, यहाँ पर अध्यापक के साथ अभिभावक गण भी मौजूद हैं। एक बात आपके विचार के लिए मैं कह रहा हूँ, मैं यहाँ कोई किताब नहीं बोलता, जो मेरा चिंतन, जो मेरी चिंता है वो मैं बोलता हूँ। अमूमन एक मुहावरा है कि बच्चे का दिमाग कोरा स्लेट होता है और अध्यापक विद्यालय में उस जो चाहे वो इबारत लिख दें। ये एकदम गलत धारणा है। आपसे मैं पूछता हूं, जब आपका बच्चा विद्यालय में दाखिला पाता है, आप दाखिल कराने लाते हो, तो भाषा कहां से सीखता है? अपनी मातृभाषा अपने घर पर सीखता है। वो सामाजिक संबंध कहां सीखता है? अपने घर में सीखता है। किसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए वो कहां सीखता है? अपने घर में सीखता है। और घर वो पाठशाला है, पहली पाठशाला, जहां एक लघु मानव की बुनियाद पड़ती है। अगर किसी के परिवार की भाषा अबे तबे होगी तो वो बच्चा बाहर जाएगा, यही जबान बोलेगा, और ये जबान जब बोलेगा तो कोई भी पारखी आदमी कह देगा कि अच्छे खानदान का लड़का नहीं है। और जब कहेगा कि चचा सलाम, जी अंकल जी क्या क्या कहना है, तो ये लगेगा कि ये बड़े एक तहजीब वाले परिवार का लड़का है, ये सभ्य परिवार का लड़का है। तो आपका बच्चा परिवार का आपकी पहचान लेकर बाहर जाता है। तो यह कोशिश कीजिए कि बच्चे के सामने कभी भी गलत भाषा का इस्तेमाल मत करो। दूसरी बात, आप सब जानते होंगे, आप जो बच्चे हमारे हैं, उनकी जब बच्चे छोटे थे तो उनकी माँ खिलाती थी तो क्या कहती थी? बड़ी बड़ी पोथियों से ज्ञान नहीं आता है, छोटी छोटी बात जो आपको जिंदगी की बताई जाती है। जब एक माँ अपने नन्हे बच्चे को खिलाती है, बच्चा खाता नहीं है, तो कहती है अच्छा भैया एक कौर चितकबरी गैया के नाम, एक कौर निमिया के पेड़ के नाम। इस तरह आप बच्चे में एक मोहब्बत पैदा कर रहे हैं पूरी कुदरत से। तब उस बच्चे को लगता है कि दुनिया में जितनी भी चीजें हैं ये सब मुझसे प्यार करते हैं, ये सब मेरे अपने हैं। तो मवेशियों का, वो वनस्पतियों का, पेड़ों का, ये सब ज्ञान प्राप्त कर लेता है। जब कुल के अंदर होता है, मैं आप सबसे बड़े गुजारिश के साथ कह रहा हूं कि इस पर विचार कीजिए, मैं किताब का सूत्र नहीं दे रहा हूं। आप लोगों को लगता है नादान बच्चा है, हमारे व्यवहार का असर इस पर नहीं पड़ेगा, लेकिन एक ऐसा परिवार होता है जो सभ्य परिवार है, जहां तालमेल है। वो बच्चा आंगन में चारपाई पर लेटा है, 4 साल का बच्चा है, 5 साल का बच्चा है, उसे कोई आके नहीं बताता कि सहयोग का क्या मतलब होता है। लेकिन वो बच्चा देखता है माँ रसोई में है, चाची बर्तन मांज रही हैं, बहनें झाड़ू लगा रही हैं, पिता दुकान पे गए हैं, चाचा खेत में काम कर रहे हैं। तो बिना किसी के बताए एहसास के स्तर पर बच्चा समझ लेता है कि परिवार को अच्छा बनाना है।
तो जो जिस लायक हो उस लायक वो काम करके परिवार में खुशहाली लाए। वही बच्चा जब बड़ा होगा, यही धारणा बड़े समाज में बनेगी, देश में बनेगी और दुनिया में बनेगी। इसलिए मेरा मानना है कि विद्यालय तो बाद में आता है, पहली तालीम उसको घर के आंगन में दी जाती है। एक बिल्कुल नन्हे बच्चे को जब माँ उठा के उसको चूमती है तो 6 महीने साल भर का बच्चा तो भाषा नहीं जानता, अपने एहसास को वो जाहिर नहीं कर सकता, लेकिन वो महसूस करता है। तो प्यार का पहला पाठ बच्चा, इंसानी मोहब्बत का पहला पाठ बच्चा अपने माँ के चुंबन से सीखता है। तो घर के भीतर उस बच्चे को सामाजिक बनाने की पहली पहल की जाती है। तो अभिभावक की जिम्मेदारी बनती है कि घर में अपने बच्चों को इस तरह का संस्कार दें। और आज तो सबसे बड़ी कठिन जिम्मेदारी आपके ऊपर है अभिभावकों को। क्या ये शिकायत सब जगह उस्मान साहब नहीं है कि बच्चे दाल रोटी सब्जी चावल नहीं खा रहे हैं? उनको पिज्जा चाहिए, उनको बर्गर चाहिए, उनको चाउमीन चाहिए जो स्वास्थ्य के लिए घातक है। यह स्वाद कौन दे रहा है? ये मीडिया दे रहा है। और मीडिया विज्ञापन दे रहा है किसका? उन उद्योगपतियों का जो 2 रुपए में सामान खरीदते हैं और 200 में बना के आप ही के हाथ बेचते हैं। इन बच्चों को मोबाइल के संकट से बचाइए। जितनी गंदगी आज मोबाइल में है, अगर मोबाइल से बात करनी है तो आपकी मोबाइल से आपकी मौजूदगी में बात करें। अगर मोबाइल आपके हाथ से बच्चे के हाथ में गया तो आप इसको कहीं दर्ज कर लीजिए मेरी बात कि वो बच्चा आपका नहीं होगा, वो बच्चा बाजार का हो जाएगा। वो क्या देखे, क्या सुने, क्या खाए, क्या धारणा बनाए, क्या विचार करे। आज इसको परिवार और विद्यालय नहीं, परिवार विद्यालय से छीन रहा है बाजार विज्ञापन के जरिए। आप बताइए कि 57-47 में लोगों ने अपनी प्राणों की आहुति दी थी। और एक विज्ञापन हमारे बच्चे भी देखते होंगे, एक कोल्ड ड्रिंक का विज्ञापन आता है, एक खड्डा है, कोल्ड ड्रिंक गिर जाती है, वो कूदना चाहता है तो पीछे से एक डायलॉग आता है, डर से डरो मत, डर के आगे बढ़ो। माने कोल्ड ड्रिंक को बचाने के लिए खड्ड में कूद जाओ, कोल्ड ड्रिंक पालो, जीवन रहे चाहे न रहे। एक कोल्ड ड्रिंक को बचाने के लिए तो बच्चा आपके हाथ से निकल जाएगा अगर मोबाइल उसके हाथ में होगा। ये आप ध्यान में रखिएगा, आपका दिया हुआ संस्कार फिर कोई काम नहीं करेगा। अब विद्यालय की भूमिका आती है। अभिभावकों की धारणा यह है कि इस विद्यालय में तो नाच गान खेल कूद ज्यादा होता है, शिक्षा केवल कक्षाओं तक महदूद नहीं होती। कक्षा में आज चंद विषयों का ज्ञान प्राप्त करते हैं, लेकिन जब आप उनको ज्ञान सिखाएं तो रटाएं नहीं, क्योंकि रटी हुई जानकारी शिक्षा नहीं होती है। पढ़ी हुई समझाई हुई सीख जो आप सीखते हैं, अगर आपके अमल में आपकी जिंदगी में उतरता नहीं तो उसको हम शिक्षा नहीं कह सकते। सत्यम ब्रूयात, सत्य बोलना चाहिए। और 24 घंटे झूठ बोलते हो तो सत्यम ब्रूयात रटने का क्या फायदा हुआ? जितना ज्ञान है वो आचरण में आए, जितनी सीख है अमल में आए, यही शिक्षा है। तो बच्चों को पढ़ाते समय बताओ कि तुम इतिहास क्यों पढ़ते हो। इतिहास इसलिए, एक मैं बता रहा हूं, अध्यापकों से ज्यादा पढ़े लिखे लोगों से ज्यादा गांव का एक किसान मजदूर समझता है। जब जाता है राम की कथा को सुनने, जब राम की कथा सुनने जाता है, लौट के आता है तो क्या संस्कार लेता है कि अत्याचारियों की, पापियों की गति दूर और देर तक नहीं टिकती। तब कहता है 1 लख पूत 1.25 लाख नाती, और तेहि रावण घर दिया न बाती, अत्याचार करने वालों का विनाश तय है।
जब खेल के मैदान में होता है तो खेल कबड्डी हो, वॉलीबॉल हो, फुटबॉल हो, क्रिकेट हो, 2 टीम होती है। सिर्फ हमारे अध्यापक मित्र भी इसको जान लें, हमारे शिक्षक साथी भी, हमारे अभिभावक भाई भी, कि जब खेल के मैदान में बच्चा होगा तो एक तो प्रतियोगिता करने की सीख उसे मिलती है, दूसरा एक टीम में अगर 11 बच्चे खेल रहे हैं, 9 बच्चे खेल रहे हैं, 10 बच्चे खेल रहे हैं तो 10 नहीं होते, वो पूरी टीम एक हो जाती है, क्योंकि उनको जीतना है और जीत में सबकी भूमिका है। तो सामुदायिकता का समूह में रहने की तमीज उस बच्चे में आती है। हर टीम का एक कैप्टन होता है, उसकी आज्ञा का पालन कैसे किया जाए यह सीख बच्चा सीखता है। तो इस तरह से विद्यालय में जितने कार्यक्रम होते हैं, बच्चे को कोई न कोई शिक्षा, कोई न कोई सीख जरूर मिलती है। और अंतिम बात मैं ये कहूँगा कि अगर किसी भी हिंदू के घर में मुसलमान के खिलाफ, किसी भी आंगन में मुस्लिम घर में अगर हिंदू के खिलाफ बातें की जाएंगी तो आप एक अच्छा इंसान नहीं पैदा कर रहे हैं, आप उसको एक जहरीला इंसान बना रहे हैं। हमारे स्वयं सेवक संघ के गुजरात के कुछ लोग आए, उन्होंने पूछा मैं किसी दानिश्वर से मिलना चाहता हूं, तो लोगों ने कहा मिला तो दूंगा लेकिन वो आपके विरोधी हैं। कहें तो कोई बात नहीं है, वो आए मेरे पास। उन्होंने कहा कि पंडित जी आपको ये नहीं लगता कि हम उन आदिवासियों को जो वन में रहते हैं उनको हम शिक्षा दे रहे हैं? हमने कहा कौन सी शिक्षा दे रहे हो? उनको आप इंसान नहीं बना रहे हो, एक कौम से घृणा करने वाला जहर का पेड़ पैदा कर रहे हो। तो तुम आदिवासी थे उसी में भले थे। एक दूसरा आदिवासी माने जो आदिकाल से रह रहा हो, तुम उनको वनवासी बता रहे हो, कोई जंगली हैं। तो आदिवासी को तुम वनवासी कह के क्या साबित करना चाहते हो? तो समाज का भी ये है। और अभिभावकों को मैं बता दूं, क्योंकि हमारे विद्यालय का संकट क्या है, जब आप विद्यालय में आते हो तो कहते हो कि मेरा बच्चा डॉक्टर बनेगा, इनको बायोलॉजी दे दीजिए। अध्यापक आपको राय देता है कि ये बायोलॉजी में सफल नहीं हो पाएगा, क्योंकि कुदरत ने हर इंसान को अलग बनाया है। इतनी बड़ी दुनिया में 2 अंगूठे एक बराबर होते हैं, तो अगर 2 अंगूठे एक बराबर नहीं है तो सबकी क्षमता एक बराबर नहीं होती। तो उसके व्यवहार से देखो, टेस्ट लो, अध्यापकों का कहना मानो। मेरा खुद का भतीजा, मेरे भाई प्रोफेसर हैं, उनकी किताब IAS के पाठ्यक्रम में है। उस जैसा पढ़ा लिखा आदमी मेरे सगे बड़े भाई मुझसे कहे कि इस मेरे बेटे को डॉक्टर बनाना है, अपने कॉलेज में इसको बायोलॉजी में एडमिशन दिला दो। मैंने कहा भैया आप गलत कर रहे हो, मैं मनोविज्ञान ही पढ़ाता हूं, मैंने जान लिया कि कामयाब नहीं होगा। कहें तुम हमको ज्ञान मत बताओ, तुम ले जाओ भर्ती कराओ। भर्ती हुआ, बच्चा फेल हो गया। तब भैया ने कहा हाँ यार गलत हो गया कमल नैन, क्या बताएं। हमने कहा आर्ट साइड में कराओ, आर्ट साइड में कराए, फर्स्ट डिवीजन हुआ, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में गोल्ड मेडलिस्ट हुआ, PhD किया, नेट किया, आज वो प्रोफेसर है। तो इसलिए मैं अभिभावक मित्रों को कहता हूं कि आपके चाहे अनुसार बच्चे का विकास नहीं होगा, विकास वही होगा जो विकास की संभावना बच्चे में होगी। कभी एक किसान से पूछो कि दुनिया भर के कृषि वैज्ञानिक को बुला ले, चने के बीज से गेहूं का पौधा निकाल सकता है? गेहूं के बीज से चने का पौधा निकाल सकता है? हाँ, अगर खेती, जमीन, मिट्टी, उर्वरक अच्छी करोगे तो विकास अच्छा होगा। लेकिन आपके चाहे अनुसार बच्चा विकसित नहीं होगा, उसमें वही विकास होगा जो विकास की संभावना है। और यही बात कह के मैं वाणी को विराम दूंगा कि दुनिया भर के संगीतकार को बुला लो और एक बच्चे को गाना सिखाने की कोशिश करो। अगर पैदाइशी हुनर नहीं है गाने का तो सब तुक ताल सीख लेगा, यति गति सब सीख लेगा, मात्रा सब सीख लेगा, लेकिन वो कभी गा
नहीं पाएगा, क्योंकि गाने का जन्मजात गुण, जन्मजात विशेषता बच्चे को मिली है। मैंने कहा कि मैं लच्छेदार बात किताबों की नहीं करूंगा, वही बात करूंगा जो आपकी समझ में आए। मेरे पूरे वक्तव्य में केवल 3 बातें थीं। नंबर 1 कि बच्चों में पढ़ने की इच्छा पैदा करो, डंडे के बल पर नहीं, प्यार करके, सपना दिखा के। दूसरा यह कि बच्चे को पहचानो, उनके अध्यापक से मिलो। जिस किसी की गणित में रुचि है, किसी का साहित्य में रुचि है, किसी का कॉमर्स में किसी की रुचि है, उसकी रुचि को जानो, उस पर अपने को मत थोपो, उसके अनुसार उनको ले चलो। और अंतिम बात कि उसको इंसान बनाओ। लेकिन आज हमारे देश की गति क्या हो गई है कि झील में पानी बरसता है हमारे देश में, और खेत पानी को तरसता है हमारे देश में। राजनेता, हाकिमों या पागलों को छोड़कर तुम बताओ कौन हंसता है हमारे देश में। आज पूरा देश ससा हुआ है, तो ऐसा राष्ट्र प्रेमी बनाओ कि पूरा भारत मेरा परिवार है। मैं तो हंसता हूं सोते में कि मेहुल चौकसी भी तुम्हारा परिवार है, ब्रजभूषण शरण सिंह भी तुम्हारा परिवार है, सेंगर भी तुम्हारा परिवार है, विजय माल्या भी तुम्हारा परिवार है। गजब हो गया भाई, जिनको कपड़े से पहचानते हो वो भी तुम्हारा परिवार है। तो बच्चे के दिमाग को ये हमेशा कहो कि अगर मैं भी गलत बात करूं बेटा, तो अदब के साथ मेरी बात को भी असहमत हो जाओ कि पापा, अब्बू ये गलत कह रहे हो आप। उसको डांट डपट कर उसकी पीठ पर आज्ञा के कोड़े मत बरसाओ। बच्चे का मन विकसित करो, तर्क विकसित करो। अगर तर्क करना बच्चा सवाल करना सीख गया, इसी से एक बात और निकल रही है कि कभी कभी मैं इसको भी उस्मान साहब के सामने कई बार कह चुका हूं कि कभी कभी माता पिता बच्चे को डांट देते हैं, अध्यापक डांट देते हैं। मैं उनको जिज्ञासा का कातिल कहता हूं। अगर एक बच्चा अपने पिता से पूछता है कि पिताजी ये परिंदा उड़ता है, तुम क्यों नहीं उड़ते, तो समझदार पिता तो समझा देगा कि उसको पंख है, पंख से हवा करेगा, हवा के दाब से उड़ेगा। और तब वही बच्चा, उसके दिमाग में बात बचपन में आई, बड़ा होकर जब वही वैज्ञानिक हुआ तो हवा के दबाव को बढ़ाया और हवाई जहाज बना दिया। ये असली शिक्षा है। जब परिंदों को पर से उड़ते देखा तो कल्पना किया आगे चल करके हवाई जहाज बना दिया। एक लकड़ी की पटरी तैर रही है, उसने आयत किया, नापा कि इतने पानी में इतने वजन की चीज बह सकती है, उसने जलयान बनाया, पानी का जहाज बना दिया। ये सीख बच्चे को दो, केवल किताब रटाओ मत, वरना तो ऑडियो वीडियो कैसेट में दुनिया का ज्ञान भर दो, बजने लगेगा। तो कैसेट ज्ञानी थोड़े हुआ। ज्ञान वो है, थोड़ा ही जानो लेकिन अमली जिंदगी में उतरे। और मैं बार बार हाथ जोड़कर आप सबसे कह रहा हूं और बच्चों से भी कह रहा हूं कि अगर आपके परिवार में आपके माता पिता बड़े लोग हिंदू विरोधी बात करें या मुस्लिम विरोधी बात करें तो तुरंत मना कर दो कि एक तरफ तो आप कहते हो कि ईश्वर कण कण में विद्यमान है, तो इस मुसलमान के अंदर क्यों नहीं है। और मुस्लिम परिवार में अगर कहे और तुम कहते हो कि अल्लाह का जलवा तो कण कण में है, तो क्या हिंदू में अल्लाह नहीं है। कभी नफरत की बात स्वीकार मत करना बच्चों। आज के कार्यक्रम की यही कामयाबी होगी कि आपके बच्चों ने, साथियों ने जो कार्यक्रम प्रस्तुत किया उसमें भी यही बात थी। और मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने का जो नारा मुहावरा है, यही इस देश को बचाएगा, यही संविधान को बचाएगा, यही लोकतंत्र को बचाएगा, यही इंसानियत को बचाएगा कि प्यार करना, मोहब्बत करना, इसको अगर आप सीख गए तो आपका जीवन धन्य हो गया, आपका जीवन सार्थक हो गया। अरे रैदास तो चमड़ा बनाता था, गंगा को याद करता था, गंगा आ जाती तो कहता था जब मन चंगा कटौती में गंगा, तो मन को चंगा कीजिए, मन में नफरत नहीं, मन में प्यार भरो।
जो प्यार भरेगा वो ऊपर वाले का भी दीदार हो जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार फिर, मैं कभी मुंह दिखी बात नहीं करता, मैं सचमुच में इस जर्रे जर्रे को सलाम करता हूँ। प्रबंध तंत्र के हर व्यक्ति को मैं सलाम करता हूँ, तो चाहे मेरे पुत्र की उम्र का क्यों ना हो। ऐसा विद्यालय जिसके प्रबंध तंत्र में मुस्लिम हो और उसमें जो हमारी तालीम के दो छोर हैं, विद्यार्थियों में भी भारत की साझा संस्कृति हो, हिंदू मुस्लिम के बच्चे, अध्यापकों में भी हो और परस्पर प्रेम हो, ये पूरे विद्यालय को भारत मान लो और यहाँ के रहने वाले लोगों को भारतवासी मान लो। यही सीख अगर ले लें तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह में मनुष्यता का, इंसानियत का संचार होने लगेगा। मैं बार बार बच्चों को बधाई देता हूँ, बार बार बच्चों की तारीफ करता हूँ और इस जमीन की तारीफ करता हूँ। बहुत